हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे एचआरएम का चैप्टर 2 फंक्शंस एंड स्ट्रेटजी। चैप्टर 2 है एचआरएम का, जिसका नाम है फंक्शन एंड स्ट्रेटजी। और उसका टॉपिक हम पहला देखेंगे मैनेजमेंट एवोल्यूशन, कि मैनेजमेंट के अंदर एवोल्यूशन कैसे आया, उसमें डेवलपमेंट कैसे हुई, उसमें चेंजिंग कैसे हुई, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसकी डिटेल आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर 2 में भी मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डिटेल में जाके भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट की हिस्ट्री कैसे थी और उसमें एवोल्यूशन कैसे हुई और किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। HR इज़ अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट वर्क विद पीपल टू गेट थिंग डन। HR जो है बेसिकली सबसेट है मैनेजमेंट का, मीन्स कि ये एक पार्ट है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, चीज़ों को तरतीब देना, लोगों को हायर करना, ज़रूरियात पूरी करना, ठीक है। उसके ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। तो HR बेसिकली सबसेट है मैनेजमेंट का, ये एक हिस्सा है मैनेजमेंट का। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का वो पार्ट है डेट वर्क विद पीपल टू गेट थिंग डन, जो कि लोगों के साथ काम करता है ताकि जो चीज़ें हैं वो टाइम पे मुकम्मल हो सकें, ठीक है। ये वो पार्ट है मैनेजमेंट का जो वर्क करता है पीपल के साथ, लोगों के साथ, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल्स हैं वो टाइम पे प्रॉपर ठीक से हो सकें। तो ये मैनेजमेंट का वो हिस्सा है। नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल द ऑर्गेनाइजेशन इज, इफ देयर इज इवन वन पीपल, चाहे ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बड़ी हो, ठीक है, चाहे उसमें बहुत सारे लोग हों, चाहे उसमें एक सिंगल एम्प्लॉय हो, फिर भी ये जो है HR बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोगों के साथ काम करता है कि चीज़ें कैसे डन करनी है। अगर आपकी छोटी सी शॉप है, वहाँ पे एक लड़का भी काम करता है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए भी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सैलरी, टाइम, छुट्टी किस दिन करनी है, ये सब प्लान करना पड़ता है, जो कि HR की प्लानिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है। HR plays an important role. In this chapter, we will learn about the role of HR in management, the functions of HR perform, and how HR empower people to accomplish the objectives of the organization. HR ह्यूमन रिसोर्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि रोल HR इन मैनेजमेंट, HR के क्या रोल हैं मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, कि किसी भी कारोबार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का क्या किरदार होता है, ये स्टडी करेंगे। द फंक्शंस HR परफॉर्म, कौन से फंक्शंस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स वाले, हर ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता है, तो कौन से फंक्शन जो हैं ये HR डिपार्टमेंट वाले परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं, उसके बारे में देखा जाएगा। एंड हाउ HR एम्पावर्स पीपल टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, और किस तरह HR वाले एम्पावर करते हैं, डिसीजन मेकिंग की ताकत देते हैं लोगों को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अकॉम्प्लिश किया जा सके, पूरा किया जा सके। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। तो हम आगे जाके देख लेते हैं मैनेजमेंट एवोल्यूशन। मैनेजमेंट में तब्दीली कैसे आई, एवोल्यूशन कैसे आया, तरक्की कैसे हुई, कैसे चीज़ें आसान हुई, पहले क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में देखते हैं। तो थैंक यूर लकी स्टार यू weren't born 100 years अर्ली। बुक में लिखा हुआ है कि अपने लकी स्टार को शुक्रिया अदा करें कि आप 100 साल पहले पैदा नहीं हो, ठीक है। प्रायर टू 20th century मैनेजमेंट wasn't much of a science and employees had very few rights। 20वीं सदी से पहले, अब वो बता रहे हैं कि 20वीं सदी से पहले मैनेजमेंट का हाल क्या था। 20वीं सदी से पहले मैनेजमेंट वाज मच ऑफ अ साइंस। मैनेजमेंट जो थी वो ज़्यादातर साइंस से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, मीन्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के कोई अच्छे प्रोसीजर या तरीक़ेकार नहीं बनाए जाते थे। एंड पीपल हैड वेरी फ्यू राइट्स, और जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पास बहुत ही कम राइट्स थे, हकूक़ थे। द वर्क प्लेस वॉज अ हार्श प्लेस टू बी एंड द फ्यू एम्प्लॉयमेंट लॉ डेट एग्जिस्टेड वर लार्जली इग्नोर्ड। जो काम करने की जगह थी वो बहुत हार्श होती थी, टफ़ कंडीशंस होती थी, कोई सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं होते थे, कोई हेल्थ के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था, और कुछ ही एम्प्लॉयमेंट के कानून थे जिनको मोस्टली या लार्जली इग्नोर कर दिया जाता था, कोई उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता था। चाइल्ड लेबर वॉज प्लेंटीफुल, लॉन्ग आवर्स, 6-day वर्क वीक्स एंड लो वेजेस वर एक्सपेक्टेड। चाइल्ड जो लेबर थी वो प्लेंटीफुल थी, भरपूर थी, भरी हुई थी, बच्चों से काम करवाया जाता था, लॉन्ग आवर्स थे, बहुत ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था। 6-day वर्क वीक्स, एक हफ्ते में 6 दिन काम करना होता था, और सुबह आना है और वापस कब जाना है इसका कुछ पता नहीं होता था। एंड लो वेजेस वर एक्सपेक्टेड, और जो दिहाड़ी थी, जो सैलरी थी वो बहुत ही कम होती थी। वर्क प्लेस इंजरीज वर कॉमन प्लेस एंड डिस्क्रिमिनेशन वॉज अ नॉर्म, यूनियंस वर नॉट लीगल। काम करने के दौरान इंजरीज जो आती थी वो बहुत ही कॉमन, आम सी बात होती थी। वहीं मैंने कहा सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं होते थे। एंड डिस्क्रिमिनेशन वाज अ नॉर्म,
और लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो कि रेफरेंस वाले ताल्लुकात वाले लोग थे उनके साथ अलग बर्ताव किया जाता था, और जो बेचारे गरीब लोग होते थे उनके साथ बिहेवियर डिफरेंट होता था। यूनियंस वर नॉट लीगल, कोई एम्प्लॉय की यूनियन नहीं होती थी, उनके लिए कोई आसान काम नहीं होता था, उनकी यूनियंस अलाउ नहीं होती थी। उसको गैर कानूनी कहा जाता था कि एम्प्लॉय मिल के किसी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते और अपने मुतालबात नहीं रख सकते, इसको इलीगल कहा जाता था। तो इसलिए कहा गया है कि शुक्र अदा करें अगर आप 100 साल पहले पैदा नहीं हुए, ठीक है। तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे स्टार्टिंग में हर जगह पे। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इन द अर्ली 1900 यानी कि 20वीं सदी के शुरू पब्लिक ओपिनियन बिगन टू चेंज व्हेन पीपल वर हॉरिफाइड बाय द इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन इन द मीट पैकिंग इंडस्ट्री। 20वीं सदी के शुरू, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन जो थी वो बिगन हुई चेंज होना, ठीक है, 1900 से आगे की तरफ कि लोगों की ओपिनियन जो थी वो राय थी चेंज होना शुरू हो गई। व्हेन पीपल वर हॉरिफाइड बाय द इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन इन मीट पैकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे जानवरों के गोश्त को पैक किया जाता था, वहाँ की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे बहुत ही बुरी वर्किंग कंडीशन थी इंसानों के लिए। उसको देख के लोग घबरा के और लोगों की राय चेंज होना शुरू हो गई। Difficult working condition in the garment industry were exposed when the upper floor of Triangle Shirtwaist Factory in Manhattan caught fire in 1911। अब एक हादसा हुआ था गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जिसकी डिफ़िकल्ट वर्किंग कंडीशन एक्सपोज हो गई थी। एक कंपनी थी ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री जो मैनहट्टन अमेरिका के एक इलाके में थी। उसके जो अपर फ्लोर था 1911 में वहाँ पे आग लग गई थी। अ टोटल ऑफ 146 यंग women and children were killed because management had locked exit doors in order to prevent theft। 146 जो थी वो लोग, जो औरतें थी, जो बच्चे थी, उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज मैनेजमेंट ने आग लगने के बाद दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए थे। इस डर से थे कि उनके गारमेंट्स जो हैं वो चोरी ना हो जाए। डैट इज़ वाई 146 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई। यानी कि कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई निज़ाम नहीं था उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। Fire escape collapsed and young women fell to their death in the street below while attempting to flee the flame। बहुत सारे जो escape हुए थे इस आग से, वो मोस्टली जो वुमेन थी वो सड़क पे जाके गिर गई, ठीक है, और बेहोश हो गई, और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई फ्लेम से भागते भागते ही, ठीक है, दम घुटने से, तबीयत ख़राब होने से। यानी कि काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी और कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं था, और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई सिर्फ चोरी से बचने के लिए कि कपड़े चोरी ना हो जाए। 146 लोगों को मार दिया गया, ठीक है। तो इन हादसात के बाद लोगों की ओपिनियन चेंज होना शुरू हो गई कि अब हमें एम्प्लॉई राइट्स के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। Working condition improved slowly in the early 20th century as law were made to support workers' right and management science evolved। वर्किंग कंडीशन स्लोली इम्प्रूव, बेहतर होना शुरू हुई इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में। जैसे कि कानून बनाए गए जो कि सपोर्ट करें राइट्स, वर्कर्स के राइट को, काम करने वाले मजदूरों के राइट्स को, हकूक़ को, और मैनेजमेंट साइंस इवॉल्व। और जो मैनेजमेंट साइंस थी, यानी कि साइंस किस तरह से कॉम्प्लेक्स काम को आसान बनाया जाए, उसके लिए मेथड बनाए जाएँ, डिसीजंस बनाए जाएँ, वो इवॉल्व होना शुरू, उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। लेट्स टेक अ लुक at 4 of our early management theories that developed some of the foundation of HRM। चलिए हम देखते हैं कि 4 अर्ली मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, ठीक है, जिन्होंने डेवलप की फाउंडेशन ऑफ HRM, जिनकी वजह से HRM की डेवलपमेंट हुई। अगर आप इसके बारे में डिटेल में देखना चाहेंगे तो चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट में बताया, मैनेजमेंट का आप जाके देख सकते हैं, उसमें बताया जाएगा डिटेल में। तो वो 4 जो थ्योरिस्ट थे, फ्रेडरिक टेलर एक नाम जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ह्यूगो मस्टरबर्ग, ठीक है, मैरी पार्कर फोलेट एंड एल्टन मायो। ये 4 लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी पेश की थी, जिनसे HRM की आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। HRM बना था कि किस तरह हमने एम्प्लॉयज़ के राइट्स, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेडरिक टेलर को। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, ठीक है, ऑफन रिगार्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। पब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे। आई थिंक 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 असूल हैं जो हमने मैनेजमेंट के
बुक में इसको हमने अच्छे से पढ़ा भी था, वहाँ पे मेंशन भी होगा। तो इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के 1911 के अंदर। इंट्रोड्यूसिंग अ सेट ऑफ प्रिंसिपल टू इनहांस वर्कर प्रोडक्टिविटी, जिससे वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होनी थी, यानी कि काम बेहतर तरीके से होना था, आसान तरीके से होना था और पैदावार में इजाफा हो सकता था। इन्होंने ये प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो प्रिंसिपल कौन से हैं वो आप मैनेजमेंट में जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो पहला जो शख्स था जिसने HRM की फाउंडेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया वो फ्रेडरिक टेलर था। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूगो मस्टरबर्ग, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। and his associate recognized that employee match the personality and ability of worker to job that best suited those traits, they would be more motivated and efficient. ह्यूगो मस्टरबर्ग जो था और उसके साथ जो एसोसिएट काम करने वाले थे, उन्होंने पता लगाया कि अगर एम्प्लॉयर यानी कि जो मालिक होता है उसकी पर्सनैलिटी, शख्सियत और एबिलिटीज़, काबिलियत जो हैं काम करने वाले वर्कर्स के खसूसियात के साथ मैच कर जाए, कि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी, एबिलिटीज़, खसूसियात मालिक के साथ मैच कर जाएं तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। ही आल्सो सजेस्टेड इम्प्रूव मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड जॉब एफिशिएंसी। ह्यूगो मस्टरबर्ग ने सजेस्ट किया था, तजवीज़ की थी डिफरेंट मेथड, तरीक़ेकार एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग के, कि जब आप किसी शख्स को काम पे रखें तो उसके टेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होने चाहिए, उनकी तरबियत, ट्रेनिंग कैसी करनी चाहिए, उनकी कारकर्दगी का तज्जिया कैसे करना चाहिए और किस तरह काम को एम्प्लॉय के लिए बेहतर बनाना चाहिए। इसके बारे में भी बहुत सारी तजवीज़ दी थी जो कि आप दूसरे मैनेजमेंट के बुक में जाके देख सकते हैं। मैरी पार्कर फोलेट, ये एक अमेरिकन कंसल्टेंट थी और सोशल वर्कर थी। अब इनकी कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि क्या है। मैरी पार्कर फोलेट, अ सोशल फिलोसफर, ठीक है, एडवोकेटेड पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक समाजी फिलोसफर थी। इनकी अपनी बातें होती थी, फिलोसफीज होती थी, नज़रिए होते थे और ये एडवोकेट करती थी, बहुत ज़्यादा तरजीह देती थी, एम्फसाइज करती थी पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे लोग ग्रुप बना के, टीम बना के काम करें, इंडिविजुअल काम नहीं करना चाहिए। हर राइटिंग फोकस ऑन ग्रुप्स एज अपोज टू इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी उन्होंने लिखा, ठीक है, उस पर वो फोकस करते थे कि ग्रुप पे काम करना चाहिए और वो इंडिविजुअल काम करने को अपोज करती थी, उसके मुखालिफ थी कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको एज अ टीम बना के काम करना चाहिए, अकेले बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। Follett's belief help create today workplace emphasize on teamwork and group cohesiveness. ये फोलेट्स के ही बिलीव थे, यकीन थे, जिन्होंने बहुत मददगार साबित हुए कि क्रिएट कर सकें ऐसी वर्क प्लेस को जो जोर दे टीम वर्क के ऊपर और ग्रुप की कोहेसिवनेस को, हम आनगी को बढ़ावा दे कि लोग मिल के काम करना पसंद करें, ना कि अकेले काम करना पसंद करें। और ये बात फैक्ट है, हम जब भी कोई मुश्किल काम के लिए जाते हैं ग्रुप बना के जाते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं, HOD से बात करनी हो, 3-4 ग्रुप बना के जाते हैं कि मिल बांट के बात कर लेंगे। तो इसी तरह ग्रुप को एम्फसाइज किया गया और इंडिविजुअल वर्क के अपोज किया गया। तो ये मैरी पार्कर फोलेट थी जिनके बिलीफ ने टीम वर्क को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा के HRM के अंदर फाउंडेशन रखी थी इसकी। फाइनली जो टफ और लेंथी है वो हमारे पास है चौथा जो हमारे थे एल्टन मायो, उनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि वो कैसे स्टार्ट हुई। One of the greatest advances toward modern human resource management practices came when the group of researchers studied young women working at the Western Electric Hawthorne plant just outside the Chicago to determine if better lighting helped them to manufacture telephone relay more quickly. एक जो बेहतरीन एडवांस स्टडी थी टुवर्ड मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, वो प्रैक्टिस जो एग्जिस्ट हुई वो तब हुई जब ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे उन्होंने स्टडी की एक यंग वूमेन की, जब वर्क करती थी, काम करती थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाथोर्न प्लांट, जो शिकागो में एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाथोर्न प्लांट था जो कि टेलीफोनी रिले बनाता था, ठीक है, आउटसाइड द शिकागो। ये एक प्लांट था शिकागो के बाहर, अमेरिका के अंदर। तो ये देखा गया कि अगर बेटर लाइटिंग होगी प्लांट के अंदर, यानी कि अगर लाइट अच्छी होगी प्लांट के अंदर, तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है टेलीफोन रिले की, टेलीफोन के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिले, ठीक है, एक पार्ट होता है, वो बनाने में बहुत आसानी होगी और क्विकली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर सकेंगे। यानी कि लाइट का प्रॉपर होना एम्प्लॉयज़ के काम करने में मददगार साबित होगा। ये रिसर्चर्स ने अपनी एक नतीजा निकाला, लेकिन अब इससे आगे मॉडिफाई किया गया।
द हाथरॉन स्टडी बिगेन इन 1924। ये जो स्टडी थी जो रिसर्चर्स ने एक वुमेन पे की, ये स्टडी स्टार्ट हुई 1924 में। बट द रिजल्ट वाज कन्फ्यूजिंग, लेकिन रिजल्ट जो थे इतने खास नहीं आए थे, कन्फ्यूजिंग आ रहे थे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी सीम टू लिटिल रिलेशनशिप टू इंक्रीजिंग लाइटिंग, के प्रोडक्टिविटी का, पैदावार का ज़्यादा होना कोई ज़्यादा खास ताल्लुक़ रख नहीं रहा था लाइट के बेहतर होने से, कि लाइट बेहतर हो तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ भाई, लाइट प्रॉपर होना अच्छी बात है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट या रिलेशन उसका नहीं बन रहा था। तब एल्टन मायो को बुलाया गया, ठीक है। एल्टन मायो ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज कॉल्ड इन टू मेक सेंस ऑफ द रिजल्ट। फिर एल्टन मायो को बुलाया गया कि यार आप आए और आप हमारी रिसर्च को स्टडी करें और आप बताएंगे आपने क्या नतीजा अखज़ किया है, क्या नतीजा निकाला है हमारी रिसर्च में से। Mayo suspected that productivity was influenced by the relationship of the work group and the style of supervision more than by working condition। अब मायो ने ये नतीजा निकाला, ये सस्पेक्ट किया, ये उसने जो तज्जिया किया कि प्रोडक्टिविटी जो है यानी कि पैदावार जो है बेहतर हो सकती है जब रिलेशनशिप वर्क ग्रुप का और उसके साथ स्टाइल ऑफ सुपरविजन क्या है। मीन्स के एक मैनेजर जो निगरानी रखता है वर्क ग्रुप के ऊपर, उनका आपस में ताल्लुक कैसा है और सुपरविजन कैसी है, इसका ताल्लुक ज़्यादा रखता है, ना कि वर्किंग कंडीशन पे इतना ज़्यादा ताल्लुक रखता है प्रोडक्टिविटी पे, कि वो कहता है लाइट का इतना असर नहीं है प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन सुपरविजन स्टाइल कैसा है इसका बड़ा असरअंदाज पड़ता है वर्क ग्रुप के ऊपर कि वो किस तरह से काम करते हैं। Extensive interviews with the worker at the Hawthorne plant proved that informal work group had a significant effect on worker performance। ठीक है, अब एक्सटेंसिव इंटरव्यूज दिए गए वर्कर्स से, ठीक है, हाथरॉन प्लांट के अंदर, और प्रूव किया गया जो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप होते हैं, गैर रस्मी वर्क ग्रुप होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट असर होता है काम की परफॉर्मेंस के ऊपर। Results of Hawthorne study led manager to recognize the benefit of work group and examine how worker were supervised। अब जो हाथरॉन स्टडी के रिजल्ट थे वो इस तरफ लेके गए कि मैनेजर जो हैं टू रिकॉग्नाइज द बेनिफिट ऑफ वर्क ग्रुप, कि वो मिल के काम करने को रिकॉग्नाइज करें कि वर्क ग्रुप जो है वो मिल के काम करें, एंड एग्जामिन हाउ वर्कर्स वर सुपरवाइज, और किस तरह से वर्कर्स पे सुपरविजन की जा रही है, निगरानी की जा रही है, इसको एग्जामिन करें। मीन्स के जो एल्टन मायो था उसका ये कहना था कि मिल के काम करना और अच्छी निगरानी होना अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो एल्टन मायो का ये किरदार था और इस तरह से एचआरएम की फाउंडेशन में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट एवोल्यूशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है तो तब आपको बहुत आसान लगेगा। यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।